अगर आप ये जान जाएंगे कि हाँ ओपन पोर्स कैसे, क्यों और क्या क्या वजह होती है जिस वजह से होते हैं। सो होता ये है कि ओपन पोर्स, अभी हमारी स्किन है, हमारे बॉडी पे बाल वाल हर जगह है, सॉरी। हे एवरीवन, वेलकम, दिस इज़ मी शमाइल वंस अगेन। आपको पकाने के लिए आ गई हूँ, अगर पकना चाहे तो पक सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ पोर्स के बारे में। पोर्स तो हर कोई समझ गए होंगे, हर कोई परेशान है इस चीज़ से, ओपन पोर्स, एनलार्ज पोर्स। और सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, लड़कों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज़ उनके तो फेस पे ज़्यादा हेयर आते हैं। यस, आज हम ओपन पोर्स के बारे में बात करेंगे और हम इस चीज़ को ना दो सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि दो वीडियो बनाऊँ, क्योंकि पोर्स सिर्फ एक रीज़न की वजह से नहीं होता है। आई ट्राई कि मैं दो वीडियो बनाऊँ, एक उनके लिए जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है और एक उनके लिए जिनको जेनेटिक या फिर क्या बोलते एक एज की वजह से होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिनको एक्ने का प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे ये पोर्स होते क्या हैं, ये कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, हमें क्यों इतना परेशान करते हैं। हम 10 तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, घर से लेके बाहर तक, पता नहीं कहाँ कहाँ कहाँ। बेसिक सी चीज़ है ये, थोड़ा सा अगर समझ लेंगे तो मेरे ख़्याल से हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जड़ समझने की कोशिश करते हैं और फिर दवा देते हैं। तो अगर आप जड़ समझ जाएंगे तो मे बी आप लोग के लिए कोई भी स्किन केयर ख़रीदने में और किसी भी चीज़ को पढ़ने में कि उसके पीछे क्या क्या है, कौन कौन से एक्टिव हैं, तो शायद आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा प्रोडक्ट्स खरीदना। बेसिकली ये कि हमारे स्किन पे, अब फेस की हम बात करें, बॉडी पे तो हर जगह रहते हैं, तो स्किन पे हमारे बाल होते हैं और स्किन के ही अंदर वो रूट में होते हैं और वो रूट जहाँ पे रहता है वहीं पे आसपास ग्लैंड होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड हैं, जैसे टॉन्सिल्स हो गया, टीयर ग्लैंड्स हो गया, उतना डीप में नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं सिबेशियस ग्लैंड की। तो सिबेशियस ग्लैंड जो होता है वो सीबम प्रोड्यूस करता है, जिसे हम बोलते हैं कि जो हमारे फेस का जो नेचुरल ऑयल है जो प्रोड्यूस होता है, वो पोर्स यहीं से, मतलब वो बाहर आता है। कुछ लोगों को ओवर प्रोडक्शन की वजह से भी ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये ओवर प्रोडक्शन क्यों होता है? जो ये सीबम है, जो ये सेबेशियस ग्लैंड है, ये ऑयल प्रोड्यूस करता है और इसके बहुत सारे अपने फ़ायदे हैं। बहुत सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि इरिटेंट हो गए, पोल्यूशन हो गया और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बेसिकली ये हमारे बैरियर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये कभी कभी कुछ लोगों के अंदर कम प्रोड्यूस होता है, कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। कभी कभी लोगों को एक्ने आता है और एक्ने की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और कुछ लोगों को एक्ने नहीं आता लेकिन पता नहीं क्यों उनके पोर्स बड़े होते हैं। तो यस, हम उन सब चीज़ों को लेके बात करेंगे। तो इतनी सी चीज़ समझ में आ गई कि ये क्यों होते हैं और ये क्या है। कोशिश करते हैं कि हमको अभी ये पार्ट पे यंगर जनरेशन को लेके बना रही हूँ, बिकॉज वैसे तो यंगर जनरेशन में जल्दी ओपन पोर्स का प्रॉब्लम नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत जैसे किसी को ओवर प्रोडक्शन है। अभी क्या है कि ओवर प्रोडक्शन जब सीबम का होता है, ऑयल का होता है, तब ओपन पोर्स आते हैं। या आपका जो हेयर फॉलिकल है वो बड़ा हो जाए, एनलार्ज हो जाए, तो उस वजह से आता है। तीसरा रीज़न होता है फोटो एजिंग हो गई, या फिर आपके जो फॉलिकल के आसपास का जो इलास्टिन और कोलेजन होता है वो डिप्लीट होने लगता है, तो वहाँ की स्किन सैगी होने लगती है, जो कि जनरली ओल्डर जनरेशन, लाइक ओल्डर बोलना बड़ा अजीब लग रहा है, मतलब जो थोड़ा और जिनका एज होना। चलो मैं मेरा पर्सनल केस बताती हूँ। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात बोली है कि मतलब मुझे काफ़ी एक्ने का प्रॉब्लम रहा है, अभी भी कभी कभी आते हैं। और मेरा केस खैर थोड़ा सा अलग है, मुझे बचपन से था एक्ने, अभी भी आता है। रीज़न कि मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम है, मुझे पीसीओज है, जिसको पीसीओडी भी बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। और कुछ लोग को एक टीन एज में ये शुरू होता है ओवर प्रोडक्शन, और फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है फॉलिकल्स में।
अच्छा, मुझे जब मैं पहली बार डॉक्टर के पास गई थी तो मेरी डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया था, जो कि बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि अपना मुंह कई बार धोइए, जितनी बार हो सके उतनी बार धोइए। उन्होंने कोई मुझे मॉइस्चराइज़र सजेस्ट नहीं किया। उन्होंने मुझे जो बेसिक सी जो चीज़ें रहती, क्लिंडामाइसिन, मतलब बेसिक क्या, यही एक्चुअली दी जाती है टीनेज में। मोस्टली देखेंगे डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट यही सजेस्ट करते हैं, क्लिंडामाइसिन, बेंजोइल पेरोक्साइड और ट्रेटनॉइन। सो ये मैंने तो खूब लगाया, फ़ायदा भी होता था उससे, ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं होता था। बट देखो, वक्त के साथ ना बहुत नई नई चीज़ें भी आती हैं, और आज जो मैं बोल रही हूँ वो मैं ख़ुद से नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा ख़ुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, या मैंने चीज़ें कहीं से पढ़ी हैं। और हो सकता है जो मैं आज बोल रही हूँ वो आगे चल के कुछ और हो, कुछ और नए रिसर्च आए, चीज़ें बदल जाएँ, वो भी चीज़ें होती हैं। बट हाँ, मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरी डॉक्टर ने बोला कि बार बार मुँह धो, जितनी बार मुँह धो सकती हो, और फेस वॉश जैसी चीज़ नहीं, सीधे साबुन से धोना है, और मॉइस्चराइज़र तो था नहीं। सो अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, और अगर आप ये कर रहे हैं, अपना मुंह बार बार धो रहे हैं, तो प्लीज़ पहली चीज़ ये अवॉइड करना शुरू कीजिए। अगर आपको एक्ने का इशू है, आपको ओपन पोर्स का इशू है, ये चीज़ करना बंद कीजिए। बिकॉज़ इवेंचुअली क्या होता है कि अगर आप बार बार धोएंगे तो उससे होता क्या है कि आप जितनी बार अपने फेस के ऊपर से अपना नेचुरल ऑयल हटाएंगे धो धो के, उतनी बार सिबेशियस ग्लैंड उतना ऑयल प्रोड्यूस करके आपके स्किन के ऊपर भेज देगा। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। 2 बार धोना इनफ है। आप चाहें तो डबल क्लेंस कर सकते हैं, और डबल क्लेंजिंग तो अभी हर किसी को पता है, मैं फिर भी उस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी अगर नहीं भी पता है। सो येस, डबल क्लेंजिंग कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा। येस, कोई भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं जिस पे लिखा हो नॉन कॉम्डोजेनिक, ये सी चीज़ें तो अब लिख के आती हैं। बहुत सारे आप फार्मास्यूटिकल में जाएंगे, बहुत सारे, इस वक्त तो मार्केट भरा हुआ है, इस वक्त मार्केट पूरा भरा हुआ है इन सब मॉइस्चराइज़र से। तो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र प्लीज़। आप एक्ने प्रोन हो, दैट डजंट मीन कि आपको मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करना है। प्लीज़ यूज़ कीजिए, वो आपको ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन से बचा सकता है। एंड येस, प्लीज़ बार बार मुँह मत धोइए, 2 बार धो लिया काफ़ी है। मैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि सुबह नॉर्मल ऐसे ही क्लेंस कर लेती हूँ, और रात में ही अपना फेस वॉश यूज़ करती हूँ। डबल क्लेंजिंग मतलब ऑयल से क्लेंस करके फिर उसके बाद अपना फेस वॉश यूज़ करती हूँ। एंड तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये लोग नहीं समझते, आई डोंट नो अब कितना एजुकेट होने की ज़रूरत है हम लोगों को। मेरे टाइम पे तो इतना नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, इतनी सारी चीज़ें, और ब्यूटी को लेके तो बिल्कुल नहीं थी। बिकॉज़ हम लोग के मन में हमेशा से हमारे पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, सोसाइटी का हो, कुछ भी हो, रिश्तेदार हो, हर किसी ने यही सिखाया है कि नहीं ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इससे स्किन ख़राब होता। बट ऐसा नहीं है। तो उसमें से एक चीज़ जो है वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन से आई डोंट नो लोग इतना क्यों भागते हैं। डूड, वो प्रोटेक्ट करता है, और सन डैमेज तो बहुत बड़ा कारण है आपको ओपन पोर्स देने के लिए। बिकॉज यूवी रेज आपके इलास्टिन कोलेजन को डैमेज करते हैं, और इवेंचुअली अगर आपको नहीं भी है तो भी वो एक पॉइंट पे आना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ गाइज, स्टार्ट यूजिंग अ सनस्क्रीन। बहुत सारी सनस्क्रीन हैं जो अवेलेबल है मार्केट में, बहुत अच्छी हैं। प्लीज़ सनस्क्रीन यूज़ करना शुरू कीजिए, 3-3 घंटे पे लगाइए, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी। अगर चीज़ें कुछ डैमेज हो गई हैं तो वो प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा, अनदर थिंग जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप हमेशा के लिए ओपन पोर्स से एकदम आज़ाद हो जाएंगे, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आप उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 60% तक भी कम कर सकते हैं। बट अगर जो चीज़ आ गई है, आपको ओपन पोर्स हैं, तो ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। एंड येस, मैं पीसीओडी का भूल गई। देखो, पीसीओज वालों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और उनको भी ओपन पोर्स का इशू रहता है। बिकॉज हार्मोनल डिसबैलेंस लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। और भी चीज़ें हैं जो खासतौर से यंगर जनरेशन में देखने को मिलता है, वो वाइट हेड्स। मैं झेली हुई हूँ वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। आई डोंट नो, मैंने बहुत सारी स्ट्रिप्स इस्तेमाल की है, बहुत सारे पार्लर्स गई हूँ क्लीन करवाने, बट अब नहीं है। आई डोंट नो, क्योंकि अब मेरे ख्याल से मैं भी अब टीन एज से उठ के अब 30 की उम्र में पहुँच गई हूँ, 30 से ऊपर ही हो रही हूँ। सो
अब वो चीज़ नहीं होती, और एज के साथ वैसे भी सीबम का प्रोडक्शन कम होता है, एंड ऑब्वियसली एज के साथ इलास्टिन और कोलेजन कम होता है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ कि मैं हर 3-3 घंटे पे सनस्क्रीन इस्तेमाल करूँ। मैं कुछ रेफरेंस भी ज़रूर दे दूँगी, मैं कुछ लिंक भी नीचे डाल दूँगी, तो वो आप चेक कर सकते हैं। सो येस, ये भी एक प्रॉब्लम है, और आगे बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस चीज़ से बचा जा सके और इस चीज़ को कैसे कम। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद माई सेल्फ कि मेरे अगर किसी को हार्मोनल एक्ने है, किसी को PCOD है, तो वो ये चीज़ सुन सकते हैं। बट मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वही आप लोग सुने, वही वो चीज़ करें। मैं बस कोशिश कर रही हूँ मैं जितना हेल्प कर सकूँ, और अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, बिकॉज़ मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को किस किस किस्म की एक्ने का प्रॉब्लम है, तो बेटर डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सबसे अच्छा बताएगा। मैं अपने से शुरुआत करती हूँ। तो मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम था, और मैं अभी भी PCOD की मरीज़ हूँ, और मैं दवा भी मेरी चल रही है। तो उसमें से कुछ दवा मैं बताती हूँ जो मैंने की है, जिससे मेरी स्किन बहुत बेटर हुई है। ख़ास तौर से ये हार्मोनल प्रॉब्लम वालों के लिए, PCOD वालों के लिए। तो मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती थी जो मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट की थी, जिसका नाम था Diane-35। देन उसके अलावा मुझे आइज़ोट्रेटनॉइन एक तरह का कैप्सूल रहता है पिंक कलर का, उसके और भी ब्रांड्स होते होंगे। आइज़ोट्रेटनॉइन मैंने काफ़ी टाइम तक खाया है, जिसने मुझे हेल्प किया है मेरे ओपन पोर्स के लिए काफ़ी हद तक। मतलब मेरी स्किन एक्चुअली, पता नहीं वो दवा में कुछ तो जादू है यार, कुछ तो जादू है। उसको खाते साथ मैंने 6 महीना खाया था, और मेरी स्किन ऐसी हो गई थी जैसे लग रहा था कि मतलब मैं क्या स्मूथ स्किन है ये, मतलब वो उसके साथ साथ ओरली मुझे ट्रेटनॉइन क्रीम दी गई है, जो मैंने लगाई। ट्रेटनॉइन तो मिल जाता है, और क्लिंडामाइसिन भी दी गई है। देन रिसेंटली अभी बहुत इंडिया में पॉपुलर हो गया सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड एंड कोजिक एसिड जो दाग धब्बों के लिए। ये सारी चीज़ें ये सब मिला के मैंने ये चीज़ की है, और मैंने काफ़ी साल तक किया है, तब जाके इतना इम्प्रूवमेंट आया है मेरी स्किन में। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने CO2 लेज़र और फ्रैक्सल लेज़र लिया है अपने फेस के लिए, अपने फेस के टेक्सचर को, बिकॉज मैं टेक्सचर्ड स्किन भी हूँ। मैंने अपने बचपन में पिंपल्स को बहुत फोड़ा है। गाइस, कभी भी पिंपल को मत फोड़ना, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए मत फोड़ना। बहुत ख़राब गड्ढे होते हैं, और वो मैं झेल चुकी हूँ। मैंने बहुत सारे लेज़र ट्रीटमेंट लिए हैं, सो प्लीज़ ये चीज़ तो अवॉइड करना। मैंने लेज़र भी लिए हैं। लेज़र खैर कोई भी ले सकता है, इट्स नॉट केस ऑफ हार्मोनल एक्ने वाले ले सकते हैं। तो मैंने लेज़र भी लिया है एक पॉइंट तक, और मैंने केमिकल पील्स भी लिए हैं। केमिकल पील्स भी बहुत सारे आते हैं, और अब तो ऐसा है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डिनरी, मिनिमलिस्ट, एंड देयर सो मेनी ब्रांड्स जो आपको होम पीलिंग सोल्यूशन देते हैं। नॉर्मल जिनको टीन एज में पिंपल्स आ रहे हैं या सिस्टिक एक्नेज हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं है। आप रेटिनॉइड्स चूज़ कर सकते हैं। रेटिनॉइड्स में सबसे स्ट्रॉन्गली जो मुझे लगता है जो बेस्ट है वो ट्रेटिनॉइन है। देन देयर इज़ अनदर विटामिन ए का जो एक और है वो टेज़ोरेटिन है, और आई डोंट नो मैं इसको सही तरीके से प्रोनाउंस करी, मैं आज तक इसका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं समझ पाई। टेज़ोरेटिन करके आता है, और ये तो काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो ओपन पोर्स हैं वो काफ़ी हद तक ये बेटर करता है। मुझे ओपन पोर्स के लिए एक बार डॉक्टर ने एडिफेरन भी दिया था, जो कि एडिफेरन, चलो मैं कोशिश करूँगी मैं उसका फ़ोटो डाल सकूँ। एडिफेरन किसकी, सिप्ला की आती है, रेनवैक्सी की आती है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एडिफेरन भी मैंने काफ़ी टाइम तक अपने ओपन पोर्स के लिए यूज़ किया है। एडिफेरन तो मेरे ख्याल से हर किसी को ये जो भी मैंने ऊपर से लगाने वाली जो भी टॉपिकल चीज़ें बताई हैं वो तो हर कोई यूज़ कर ही सकता है। और जो खाने वाली चीज़ जो मैंने बताई है वो मैंने सिर्फ मेरे लिए बताई है, क्योंकि मुझे वो डॉक्टर ने बोला था, आई डोंट नो।
और किसी के लिए वो और किसी को कैसे सूट करेगा। बिकॉज़ जो ये ओरली मैंने ली हैं ये उनके लिए नहीं है जो प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं या जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। तो ये मैं पहले से बता दूं, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं बच्चा पैदा करने की, मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, सो मेरे लिए ठीक है। सो अब थोड़ा सा मेडिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आई होप मैंने चीज़ें बेहतर तरीके से समझाई होगी। आई एम स्टिल यंग ऑन माई चैनल, आई एम स्टिल यंग। सो हाँ, तो एक्टिव्स और उसके लिए बात कर लेते हैं। जैसे मैंने ट्रेटनॉइन बोला, माय फेवरेट, मुझे नहीं लगता उससे बेस्ट कुछ होगा, और वो आपको रिंकल से भी बचाता है। येस, ट्रेटनॉइन माय फेवरेट। और एज़िलैक एसिड के ऊपर ऐसा सच कुछ रिसर्च तो नहीं हुआ है, बट मैं ट्रेटनॉइन और एज़िलैक एसिड का कॉम्बिनेशन में मैं यूज़ करती हूँ अपने स्किन पे, जिससे मेरे दाग धब्बे भी थोड़े कम रहते हैं। जो उतना पोटेंट नहीं होता है, उतना वो नहीं है कि आप इतना हार्श नहीं होता है, बट यस, आप ये सारी चीज़ें जब भी यूज़ करें तो प्लीज़ मॉइस्चराइज़ अच्छे से करें अपनी स्किन को। बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो आपका सेल रिपेयर कर रहे होते हैं, तो थोड़ा वेयर एंड टेयर होगा आपकी स्किन पे, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और सुबह उठ के कुछ हो ना हो, अपने बगल में आप लोग सनस्क्रीन ज़रूर रखिए। मतलब सन कहीं से भी आता, बहुत बदतमीज़ है वो, कहीं से भी आ जाएगा, मैं बता रही हूँ। वो खिड़की से भी आता है, वो कहीं से भी आता है। सो अगर आपको लग रहा है अरे मैं घर के अंदर बैठा हूँ या बैठी हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सन रेज़ कहीं से भी आती हैं, और सबसे बड़ा डैमेज सिर्फ़ और सिर्फ आपको सिर्फ सन डैमेज से आपको डरना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा रीज़न है ओपन पोर्स या रिंकल्स या किसी भी तरह के दाग धब्बों के लिए। सो प्लीज़ कुछ करो ना करो, सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करो। सो मैंने यहाँ पे बहुत सारे नोट्स बना के रखे हुए हैं, यू गाइस कैन सी। यही प्रॉब्लम है मेरे साथ, मतलब मैं बात करती हूँ, मैं कहीं और पहुँच जाती हूँ। तो ये सब मेडिकेशन के ऊपर बात करने वाले थे। सो सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छा है। सैलिसिलिक एसिड का मैं बता देती हूँ। सैलिसिलिक एसिड ऐसा एसिड है जो सुपरफिशियली नहीं काम करता है, वो आपके स्किन में जाता है, डीप जाता है, और आपके सीबम को रेगुलेट करता है, वो बहुत डीप क्लिनजिंग करता है। सो ये सैलिसिलिक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं। ये उनके लिए भी अच्छा है जिनको वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है। विद टाइम सैलिसिलिक एसिड उस चीज़ को भी हटाता है। देन जिसको बीटा हाइड्रोक्सी एसिड भी बोलते हैं, और एक AHA है। AHA बहुत तरह के हैं। ग्लाइकोलिक एसिड है। ग्लाइकोलिक एसिड थोड़ा सुपरफिशियली काम करता है, वो आपके दाग धब्बों को काफ़ी हद तक हटाता है। काफ़ी हद तक नहीं, एक्चुअली बहुत अच्छे से हटाता है। सो येस, आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। हफ्ते में एक बार सैलिसिलिक एसिड का मास्क इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो एक टाइम कोई सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड का आप फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं सुबह के टाइम पे फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ, मैं लिंक डाल दूँगी। मैं जो फेस वॉश अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, अभी मैं लेके नहीं बैठी यार, नहीं तो मैं चलो छोड़ो, अभी उठ के जाना, ठंडी हो रही है। हाँ, तो मैं सबके लिंक डाल दूँगी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं आपको एक रूटीन भी बता दूँगी एंड में। सो सैलिसिलिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, ट्रेटनॉइन हो गया, एज़िलैक एसिड हो गया, देन व्हाट इज़ नाइसिनामाइड। ओके, सो ये अभी रिसेंटली 3-4 साल से इंडिया में बहुत मशहूर हो गया है। नाइसिनामाइड भी आपके सीबम को रेगुलेट करता है। इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। सो नाइसिनामाइड भी आप अपने उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और विटामिन सी बोलते हैं, बट अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है तो विटामिन सी से थोड़ा सा दूर रहिए। और सिर्फ ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है तो आप विटामिन सी इंक्लूड कर सकते हैं। जब मैं नई थी अपनी स्किन केयर की जर्नी में, तो मैं अक्सर ओपन पोर्स के लिए ढूंढती रहती थी, और मुझे बहुत सारे DIY एंड बहुत सारी चीज़ें मिलती थी मुझे। लेकिन कभी ये नहीं मिलता था कि जो पोस्ट मार्क्स होते हैं, जो फोड़ के बन जाते हैं, पोस्ट मार्क्स के ऊपर कोई वीडियो नहीं मिली है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ओपन पोर्स और जो आपके पोस्ट मार्क्स हैं, जो ये पोर्स बन गए हैं, वो दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। ओपन पोर्स को आप काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, बट ये ओपन पोर्स को आप टॉपिकली कुछ लगा के नहीं ठीक कर सकते, बिकॉज ये ऑलरेडी डैमेज है, ये फॉलिकल डैमेज हो चुका है।
सो यस, जो ये ओपन पोर्स हैं, आई डोंट नो कितना दिखेगा, बट जो ऑलरेडी बन चुके हैं आपके पोस्ट एक्ने मार्क्स, उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आप लोग CO2 लेज़र, फ्रैक्सल लेज़र ले सकते हैं, और भी माइक्रो नीडलिंग है, डर्माब्रेजन है, माइक्रो डर्माब्रेजन है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप ले सकते हैं। बट येस, आपको इवेंचुअली इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा। सो वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा करते, लेकिन फिर भी आप लोग को कुछ क्वेश्चन रहेगा, तो ये पार्ट 1 मैंने बना दिया है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं पार्ट 2 जिसमें एजिंग और से रिलेटेड जो ओपन पोज रहते हैं उसके बारे में बात करूँगी। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वैसे तो लंबा हो ही जाता है मेरे बोलने के बिना भी। सो अभी मैं बता देती हूँ कि मैं अपने स्किन के लिए क्या करती हूँ, और ये नॉर्मली भी लोग कर सकते हैं। सुबह के टाइम पे मैं सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश यूज़ करती हूँ, और अभी मुझे एक्टिव एक्ने नहीं है तो मैं विटामिन C भी यूज़ करती हूँ, उसके साथ मैं नाइसिनामाइड भी यूज़ करती हूँ, उसका आप सीरम ले सकते हैं, और नहीं तो बहुत सारे टोनर्स भी होते हैं, और ग्रीन टी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी का अगर कोई टोनर मिल जाता है, इजन ट्री का ग्रीन टी टोनर बहुत अच्छा है, 1000 रुपये का मेरे ख्याल से आता है, अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं दे दूँगी। ये भी सीबम रेगुलेट करता है, ये टोनर मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ग्लाइकोलिक एसिड का भी टोनर है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं सबके लिंक दे दूँगी। सो मैं अपना बस बता रही हूँ कि सुबह का रूटीन क्या है। सैलिसिलिक एसिड से फेस वॉश करती हूँ, ग्रीन टी टोनर से मैं अपने फेस को टोन करती हूँ, देन मैं इस्तेमाल करती हूँ नाइसिनामाइड एंड विटामिन C, देन उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करती हूँ। मैं ऑयल फ्री नहीं इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज़ अब मैं 30 के ऊपर हूँ, तो मैं थोड़ा सा एक फ़ैटी एसिड मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। मैं फ़ैटी एसिड मॉइस्चराइज़र का भी लिंक नीचे डाल दूँगी अपने उसमें। एंड उसके बाद सनस्क्रीन मस्ट है, उसको स्किप करना ही नहीं है, भले तुम ये सब कुछ भी मत करो, लेकिन सनस्क्रीन लगाना ही लगाना, तो इससे तो आप नहीं बच सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं घर पे रहती हूँ तो मैं 4 घंटे तक खींच लेती हूँ, लेकिन अगर मेरा आना जाना बाहर लगा हुआ है तो मैं 3-3 घंटे पे, कभी कभी तो 2-2 घंटे पे, अगर मुझे लगता है कि नहीं शायद मेरी सनस्क्रीन निकल रही है तो मैं 2 घंटे पे भी सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ। मैं हमेशा उसको बैग में ही रखती हूँ, अपने पास ही रखती हूँ। सो ये मेरा सुबह का हो गया। रात में मैं क्या करती हूँ, मैं रात में नॉर्मल अपना डबल क्लेंस करती हूँ। मैं सुबह डबल क्लेंस नहीं करती हूँ, मैं ऑयल क्लेंजिंग करती हूँ, उसका भी मैं लिंक दे दूँगी। और मैं फेस वॉश करती हूँ, किसी फेस वॉश से कर लीजिए। और उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़ करती हूँ, अपनी टोन करती हूँ पहले ग्रीन टी से, फिर उसके बाद ग्लाइकोलिक एसिड टोनर इस्तेमाल करती हूँ मैं, जो कि मैं ऑल्टरनेट डेज या 3 दिन पे इस्तेमाल करती हूँ। केमिस्ट एट प्ले का मैं ग्लाइकोलिक एसिड टोनर इस्तेमाल करती हूँ 3-3 दिन पे या 2-2 दिन पे, जैसा मुझे ठीक लगता है, जैसा मेरी स्किन है। देन उसके बाद फैटी मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। देन उसके बाद मैं ट्रेटिनोइन एंड एज़िलिक एसिड के कॉम्बिनेशन का एक फार्मेसी का मेरे पास ट्यूब है, वो इस्तेमाल करती हूँ। एंड देन उसको अगेन थोड़ी देर बाद मैं उसको फिर से एक फैटी मॉइस्चराइज़र से कवर करती हूँ। एंड देन ये सारी चीज़ मैं सोने से 2 घंटे पहले करती हूँ, और फिर मैं सो जाती हूँ। एंड येस, अपने लिप्स पे मैं वैसलीन लगाती हूँ। सो ये है, और मैं आपको लिंक वो कर दूँगी, नीचे डाल दूँगी सारी चीज़ों का, सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डाल दूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना एक बार रूटीन नॉर्मली बना के भी, एक वीडियो बना के भी डाल दूँ। आई होप आपको पसंद आए। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ मी शमाइल, एंड आई होप आज की चीज़ आपको पसंद आई होगी, और मैं पार्ट 2 के साथ दोबारा मिलती हूँ। एंड प्लीज़, आई एम ओपन फॉर एनी सजेशन, एनीथिंग, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई एम न्यू, एंड मुझे चीज़ें पता चलेंगी अगर मुझे लोग बताएंगे तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकती हूँ, और उस पर वीडियो फिर बना सकती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। नो वेट गाइस, एक चीज़ छोड़ो। मिलते हैं, बाय बाय।